हेलो एवरीबॉडी, मैं आर्य इंस्टीट्यूट से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने जो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, जो हमने पढ़ लिया था कि एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो देखो, हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होंगे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिनके अंदर ये ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड OH। यदि ये ग्रुप है तो उसको अपन क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो दो ग्रुप है। एक तो इसके साथ में कौन है? OH ग्रुप। और इस OH ग्रुप को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। एक तो क्या? हाइड्रोक्सी। और सेकेंड इसके साथ में कौन सा ग्रुप ऐड है? यहाँ पे देखो CO ग्रुप। ठीक है, और इस CO को अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहेंगे? कार्बोनिल ग्रुप। तो इन दोनों को ग्रुप को मिला दिया जाए तो हमारे पास में क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन इस पे एक ध्यान रखना कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टी है, इस कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से प्रॉपर्टी से क्या आती है? डिफरेंट आती है। दोनों मिले कंबाइन से, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब देखो, कार्बोनिल में से अपन ने क्या लेते हैं? यहां से ले लेते हैं ग्रुप है कार्बन, और इससे अपन जो टर्म आ जाता है वो आता है सिल। ठीक है, और दोनों को मिला के बना दिया हमने। क्या बनाया है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे जो एक वैलेंसी फ्री है, इस वैलेंसी के साथ में यदि मैं R जोड़ दूं, एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं, तो इसको तो अपन कहेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि मैं यहाँ पे एरोमेटिक या एरोमेटिक रिंग या AR ग्रुप जोड़ दूं, तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। तो एक तो हमारे पास हो गया एलिफेटिक, दूसरा हमारे पास में कौन सा हो गया? एरोमेटिक हो गया। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने से पहले अपन जब चलते हैं उससे पहले अपन इसकी नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। अब नोमेनक्लेचर, नामकरण की बात करें तो नामकरण में हमारे पास में सबसे पहले रहेगा सामान्य नाम। कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है? सामान्य नाम। और कॉमन नेम लिखने के लिए अपन को सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन में मैंने आपको कहा था कि जब भी कॉमन नेम लिखा जाता है तो यदि अपने पास में कार्बन 1 हो तो उसको लिखा जाता है फॉर्म, कार्बन 2 हो तो उसको लिखते हैं अपन एस्ट। ठीक है, कार्बन 3 हो तो उसको लिखा जाता है प्रोपियोन, कार्बन 4 हो तो उसको अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। कार्बन 5 हो तो उसको अपन लिखा जाता है वेलर लिखते हैं, या फिर उसको पेंटार लिखा जाता है। और ऐसे मैंने आपको कहा था कि यदि कार्बन 3 हो और सेकंड नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं एक्राइल। क्या यूज करेंगे? एक्राइल। और यदि नंबर ऑफ कार्बन 4 हो और सेकंड नंबर कार्बन पे हमारे पास में डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए टर्म लिखा जाता है क्रोटॉन। क्या लिखोगे? क्रोटॉन। और ये लिखने के बाद में अपन को क्या किया जाता है? इनके लास्ट में जो सफिक्स के रूप में अपन जो लगा देते हैं वो इक एसिड लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? इक एसिड लगा देते हैं। तो हमारे पास में क्या बन जाता है? देखो, यहाँ पे लिखने का तरीका है इसकी कॉम्बिनेशन का। तो नंबर ऑफ कार्बन लिख लो कि कार्बन की है वो कितने हैं टोटल, वो काउंटिंग कर लो। और उसके लास्ट में आपको क्या ऐड करना है? उसके लास्ट में आपको इक एसिड ऐड करना है। और ये नाम किससे लिखते हैं? किसका है? ये फॉर्मूला हमारे पास में कॉमन नेम का है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि HCOH। अब इसका लिखना आपको कॉमन नेम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। और 1 के लिए क्या लिखोगे? फॉर्म। और एंडिंग में क्या लगाओगे? इक एसिड। तो हमारे पास में क्या बन गया इसका नेम? इसको अपन कहते हैं फॉर्मिक एसिड। कहेंगे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और ये फॉर्मिक एसिड किसके अंदर मिलता है? तो ये रेड एंड्स हो गया। उसके अलावा जो नेटल प्लांट्स होते हैं उसमें क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड मिलता है। उसके अलावा जैसे आपको बोल दिया कि CH3COH, इसको आप क्या बोलोगे? इसका कॉमन नेम क्या है? तो इसका कॉमन नेम आप कैसे लिखोगे? तो लिखने का देखो तरीका, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। और 2 के लिए आप क्या लिखते हो? एस्ट। और उसके लास्ट में आपको क्या लगाना है? इक एसिड। तो हमारे पास में इसका नेम क्या हो गया? इसका नेम हो चुका एसिटिक एसिड। क्या कहोगे इसको? एसिटिक एसिड। ये कॉमन नेम हो चुका। और एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इसको अपन विनेगार भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? विनेगार भी कहा जाता है। इसको अपन विनेगार कहा जाता है। जो सिरका जो प्लांट्स होते हैं, एसिटम जो प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर से कौन सा अपन प्राप्त किया जाता है? उसमें एसिटिक एसिड प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा यदि आपको जैसे मैं और भी एग्जांपल दूं कि जैसे आपको बोल दिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH और COH, इसका आपका कॉमन नेम क्या होगा? अब देखो, इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका यही है कि देखो पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंटिंग कर, देखो 1 2 3
तीन तो कार्बन हो गए। और देखो इसके अलावा कंडीशंस क्या है, देखो ये 1 ये 2 सेकंड नंबर पोजीशन पे हमारे पास में क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड है तो मैंने कहा इसके लिए आप टर्म कौन सा यूज करते हो, आप यूज करते हो एक्राइल। तो इसके लिए आप लिख देते हैं, अपन एक्राइल वर्ड लिख देते हैं और उसके लास्ट में आपको क्या लगाना है, इक एसिड लगाना है। तो हमारे पास में नाम क्या हो चुका है, इसको अपन बोलते हैं एक्राइलिक एसिड कहा जाता है। तो ऐसे हमने जो पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा, वो कॉमन नेम के बारे में। अब देखो इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। तो आईपीएससी नेम लिखने के अंदर आपको फिर से वही करना है कि आपको पहले कार्बन की चेन चेक कर लेनी, और कार्बन की चेन चेक करने के बाद में आपको देख लेना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने। यदि 1 है तो उसके लिए आपको मैथ लगाना है, 2 है तो उसके लिए आपको एथ लगाना है, 3 के लिए प्रो प्यूर पेंट, ऐसे आपको लेके चलना है। तो आईपीएससी नेम लिखने का तरीका है, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में आईपीएससी। तो आईपीएससी नेम लिखने का तरीका है, सबसे पहले आपको एल्केन लिख लो, एल्केन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और उसके लास्ट में आपको सफिक्स के रूप में लगाना है ओइक एसिड, लिखोगे ओइक एसिड। और दोनों को मिला देते तो इसमें से ई को रिमूव कर दो, दोनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाता है, एल्केनोइक एसिड बन जाएगा। क्या कहेंगे, एल्केनोइक एसिड। अब जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं HCOH। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। अब 1 है तो इसको आप क्या कहोगे, इसको मेथेन प्लस में उसके लास्ट में क्या लगाओगे, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो चुका, मेथेनोइक एसिड। ऐसे आपको लिखना है, CH3COH का लिखना है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, इसको लिखो आप एथेनोइक एसिड। क्या लिखना है, एथेनोइक एसिड, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2 के लिए अपन क्या लिखेंगे, एथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे अपन कॉमन नेम लिख सकते हैं, ऐसे आप क्या लिख सकते हैं, आईपीएससी और नेम लिखा जाता है। क्लियर है हर चीज। तो ध्यान रखना, मैंने आपको कहा कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों है, तो कीटो ग्रुप भी है हमारे पास, कार्बोनिल भी है, दूसरा हमारे पास में कौन सा है, हाइड्रोक्सिल। दोनों को मिलाकर अपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, ठीक है। और मैंने कहा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इनसे प्रॉपर्टी से क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। और उसके अलावा अपने कॉमन नेम लिखा, उसके अलावा आपने क्या पढ़ा है, आईपीएससी नेम पढ़ा है। अब हम जो डिस्कस करते हैं वो प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो नेक्स्ट अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधि। और प्रिपरेशन मेथड में अपन जैसे फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास में ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन हमने डिस्कस भी किया था एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। मैं एक बार जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ। अब रिवाइज कैसे है, तो हमारे पास में मैंने कहा एक तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक आपके पास में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन होता है, एक तो हमारे पास में KMnO4 था, K2Cr2O7 था। ये हमारे पास में क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, जो 1 डिग्री एल्कोहल को पहले कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में और फिर से इसका ऑक्सीडेशन करके कन्वर्ट किस में कर देते हैं, एसिड के अंदर। उसके अलावा मैंने कहा वीक है, तो वीक ध्यान रखना कभी भी यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में तो कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन इसका आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो पहली जो ये ऑक्सीडेशन वाली मेथड थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये एल्डिहाइड और कीटोन के केस में ये डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो मेथड हम पढ़ते हैं CO2 के साथ में, और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में रिएक्शंस विद CO2, RMGX रिएक्शंस विद CO2। RMGX की रिएक्शन किसके साथ में है, CO2 के साथ में आपको करवानी है। अब देखो CO2 के साथ में करवानी है तो कैसे करवाएंगे, देखो CO2 ये है हमारे पास में CO2 की स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ये क्या है CO2। और उसके साथ में हमने क्या रखा है, यहाँ पे रख दिया RMGX को अपन कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह सकते हैं। अब RMGX में आप जानते हो इस पे नेगेटिव चार्ज है, MGX पे चार्ज कौन सा है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर दोनों में यदि EN में डिफरेंस रहेगा तो ज्यादा EN किसकी है, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की ज्यादा EN है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा अपनी तरफ, और शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे चार्ज बन गया माइनस का, और इस कार्बन पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप तो अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर।
क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है, और कार्बन इसे एल्काइल ग्रुप में क्या है, नेगेटिव। और जो MgX है, ये MgX किसके साथ जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है O नेगेटिव के साथ में। और जैसे हमने यहाँ पे जोड़ने के बाद में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है OC, इसके साथ में OMgX है, और यहाँ पे इसके साथ में कौन जुड़ गया, R। और ऑक्सीजन पे चार्ज था हमारे पास में नेगेटिव, और MgX पे चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव। और इसका आप क्या करवा देते हैं, इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस जैसे ही करवाओगे देखो HOH, और जैसे हाइड्रोलाइसिस हम करवाएंगे तो O नेगेटिव के साथ में कौन जुड़ जाता है, H पॉजिटिव, और MgX के साथ में कौन जुड़ जाता है, OH नेगेटिव। तो हमारे पास में क्या बन गया देखो RC डबल बॉन्ड O, उसके साथ में OH, और प्लस में क्या बन गया Mg, उसके साथ में X, और यहाँ पे कौन जुड़ गया OH। और इसको आप क्या कहते हैं, इसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं। क्लियर है चीज। तो हमारे पास एक रिएक्शन और है किसके साथ में, CO2 के साथ में। इस CO2 के साथ से भी आप क्या बना सकते हो, अपने यहाँ से एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड, वो प्रिपरेशन मेथड है बाई एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड एल्किल साइनाइड या फिर एल्किल नाइट्राइड। किससे आपसे बनाना है, किससे बनाओगे आप, एल्किल साइनाइड या फिर एल्किल नाइट्राइड से बनाना है आपको RCN से। इससे आपको क्या बनाना है, एसिड बनाना है। अब देखो कैसे बनाते हैं इससे, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका आप क्या करवा दो, इसको अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, हमारे पास में H पॉजिटिव और क्या हो गया OH नेगेटिव है। और ये किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंस अपन को रखनी होती है डाइल्यूट HCl, इसके डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl है तो देखो यहाँ पे भी वही चीज है कि हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड है, इसके साथ में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा। और जैसे ज्यादा तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इस पाई इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ क्या कर देते हैं, शिफ्ट करवा के नाइट्रोजन पे चार्ज बन जाता है नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज क्या बन गया, पॉजिटिव। तो देखो इस पे तो पार्शियल पॉजिटिव कर दो, इस पे पार्शियल नेगेटिव कर देते हैं। और जैसे क्या उसके बाद भी देखो N नाइट्रोजन पे नेगेटिव, तो इसके साथ में कौन जुड़ेगा, उसके साथ में जुड़ जाता है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन OH पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला चार्ज ये कहाँ पे जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है कार्बन के साथ में। किसके साथ में, कार्बन के साथ में। और जैसे हमने कार्बन के साथ में जोड़ा तो हमारे पास में क्या बन जाता है, देखो R, यहाँ पे क्या हो गया, अब डबल बॉन्ड हो चुका, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से किया, ठीक है। और जैसे इसके साथ में OH जुड़ा, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ चुका। अब देखो एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि OH के साथ, OH यहाँ पे इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और इस कार्बन में आपको हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करो, देखो कौन सा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे OH, उसके साथ में NH, मतलब 3 ग्रुप जुड़े हैं। और जब 3 ग्रुप जुड़े तो इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2 हो चुका। अब sp2 है तो इस केस में आप क्या कहोगे, इस केस में जो OH वाला जो ये बना है इसको आप क्या कहोगे, इसको अपन अनस्टेबल कहा जाता है, जिसको अपन इमिडोल कहते हैं, ये अनस्टेबल इमिडोल है। अब जैसे अनस्टेबल है तो यहां से क्या करता है कि ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहां से साइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और यहां से क्या निकालेगा, H+। अब ले निकालने के बाद में जैसे नेगेटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन कहां पे दे देता है, ये कार्बन की तरफ दे देता है। और जैसे कार्बन की तरफ देगा तो कार्बन के साथ में यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बनेगा। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। और जैसे 5 वैलेंसी होगी तो 5 वैलेंसी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन पे चार्ज आता है नेगेटिव, क्या बन गया, नेगेटिव। और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। और ये जो H+ है, ये H+ किसकी तरफ चला जाता है, इस NH नेगेटिव की तरफ चला जाता है, उसके साथ में कन्वर्ट किस में जाता है, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, NH2 में। तो ये तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है एमाइड। क्या कहलाएगा, एमाइड कहलाता है। क्लियर है चीज। अब एक बात यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, यदि आपने डाइल्यूट HCl लिया है
तो डाइल्यूट HCl लेने के बाद में इस एमाइड का क्या होता है, फिर से क्या होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और फिर से जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाया तो मैंने यहां से देखो ये बॉन्ड दोनों के बीच का क्लीवेज हो गया और क्लीवेज होने के साथ में क्या बना दिया, RCOH बना देता और प्लस में क्या निकल गया, NH3। क्या बन गया, NH3। तो देखो हमारे पास में क्या बन गया, एसिड बना रहा, उसके साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बन चुका, NH3 अमोनिया बन चुकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इस डाइल्यूट HCl की जगह यदि आपने कंसंट्रेटेड HCl यूज किया, कंसंट्रेटेड HCl यूज किया, तो ये रिएक्शंस कहां तक चलती है, ये चलती है ओनली एमाइड पर। क्या फॉर्मेशन करता है, एमाइड फॉर्मेशन करता है। तो हमने क्या किया, एल्किल साइनाइड, एल्किल नाइट्राइल से हमने किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो एल्किल नाइट्राइल से अपने फॉर्मेशन किया। पहले इमिडोल बनता है जो क्या होगा, अनस्टेबल होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमाइड के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। और रीअरेंजमेंट के बाद जैसे एमाइड है, एमाइड क्या करेगा, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में फिर से हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बनाता है, एसिड, उसके साथ में क्या बनेगी, NH3। और यदि इसके साथ में कंसंट्रेटेड HCl रखते हो तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया था CO2 के साथ में। नेक्स्ट कौन सी थी हमारे पास में, एल्किल साइनाइड के साथ में। देखो अब उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है प्रिपरेशन मेथड, वो अपन पढ़ते हैं किसके द्वारा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। कि एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से भी आप क्या बना सकते हो, हम बना सकते हैं किसको, एसिड को बना सकते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ ही लेते हैं कि यहाँ पे एस्टर कैसे बनाया जाता है। तो मैं रिएक्शंस की बात करूं, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन होना उसको आप क्या कहते हो, एस्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। एस्ट्रिफिकेशन कैसे करते हैं, देखो RCOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, और इसके साथ में आपको एल्कोहल रखो, ये ROH, ये हमने लिख दिया एल्कोहल। अब देखो यहां से क्या करता है कि यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है, और यहां से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो देखो ये तो H+ देगा, ये क्या देता है, OH नेगेटिव देता है, और दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वो दोनों मिलकर बना लेते हैं H2। और उसके साथ में ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड को, C डबल बॉन्ड को, और उसके साथ में क्या जुड़ गया, OR। और इसको आप क्या कहते हैं, इसको अपन एस्टर कहते हैं। क्या कहेंगे, एस्टर। और साथ में क्या निकल गया, H2, साथ में क्या हो गया, H2। तो इसको क्या कहा जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है। और कैसे बनाते हो, इसको बनाने का तरीका कि एसिड और उसकी रिएक्शंस किसके साथ करा दो, एल्कोहल के साथ करवा दो। अब इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना कि एस्ट्रिफिकेशन की जो रिएक्शंस है वो क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। रिवर्सिबल का मतलब है ये दोनों साइड में चलती है। यदि आप H2 को रिमूव नहीं करते हो तो इसका मतलब है ये एस्टर वापस H2 के साथ में ऐड होकर क्या बना लेता है, एसिड और एल्कोहल के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको अपन रिवर्सिबल मतलब प्रोडक्ट की साइड में आपको चलाने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे H2 बनता जाता है उसको H2 को अपन क्या करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा कि एस्टर का आप क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो ये थी हमारे पास में एस्टर, और उस एस्टर का आप क्या करवाओगे, आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। अब जैसे मैंने एसिड और एल्कोहल को दोनों को मिलाकर एस्टर बनाया, तो उसका जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो एक तो बनाता है एसिड और दूसरा ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल के अंदर। किसमें, एल्कोहल के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया तो उससे भी हमारे पास में क्या बन जाता है, उससे भी एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके साथ में किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का। क्लियर है सब चीज। तो ये हमारे पास कुछ प्रिपरेशन मेथड थी। जैसे हमने जो फर्स्ट डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन के अलावा, जैसे ऑक्सीडेशन में 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला था, जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में क्या बनाता है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड मैंने CO2 के साथ की थी। थर्ड मैंने किसके साथ की थी, मैंने जो की थी वो एल्किल साइनाइड के साथ में करवा दी। उसके बाद फोर्थ जो रिएक्शन थी हमारे पास में किसके साथ में, एस्ट्रिफिकेशन से भी आप किसका फॉर्मेशन करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जो फर्स्ट डिस्कस करें वो डिस्कस करें इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी इसके कार्बोक्सिलिक एसिड।
और कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जो फर्स्ट डिस्कस करें वो डिस्कस करें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इसके बारे में बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट, यदि मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को इस हिसाब से बनाऊंगा, देखो C डबल बॉन्ड O, इसके साथ में ये OH है, और उसके अलावा जैसे अपन HOC डबल बॉन्ड, उसके अलावा R, ठीक है। अब देखो जैसे आप बनाते हो तो देखो एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हो चुका, ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हो चुका, ऐसे आगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं। और ये जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को नाम दिया जाता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कहते हैं, मोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। और ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्या होगा, हाई होगा। तो आपको पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि मॉलिक्यूल्स आपस में क्या बॉन्ड से जुड़े थे, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से जुड़े थे, उसके उस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो जाता है। इसके अलावा देखो इसमें भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा जाए तो ये जो ग्रुप है ये तो है, इसके अलावा जो R ग्रुप है, यदि R ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, मान लो कि जैसे हाइड्रोजन रख दो तो फॉर्मिक एसिड है, यदि CH3 रख दो तो एसिटिक एसिड, यदि C2H5 रख दिया फिर C3H7 रख देते हैं, तो जैसे जैसे मैंने R ग्रुप बढ़ाया तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होगा। और जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मॉलिक्यूलर वेट के। किसके होगा, मॉलिक्यूलर वेट के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। और इसके साथ में आपको यह भी ध्यान रखना कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ब्रांचिंग के। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है, कम होता जाता है। तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो थी बॉइलिंग पॉइंट की इंट्रामोलिकुलर बॉइलिंग पॉइंट, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास में सोल्युबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होगी, सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी में भी देखो RCOH ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो ये जो आगे वाला ये ग्रुप है, इस ग्रुप को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब जल स्नेही, और जल स्नेही का मतलब है ये अट्रैक्शन किसके साथ दिखाता है, ये दिखाता है H2O के साथ में। और जबकि जो R वाला ग्रुप है इसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है इसको अपन कहते हैं जल विरोधी, और ये क्या करता है, ये H2O के प्रति अट्रैक्शन नहीं दिखाता। अब देखो जैसे जैसे आप R को बढ़ाते जाओगे इसका मतलब है कौन सा पार्ट बढ़ता जाता है, हाइड्रोफोबिक बढ़ेगा। और हाइड्रोफोबिक बढ़ता है उसका साथ साथ यहाँ पे मोलिकुलर वेट भी क्या होता है, इंक्रीज होगा। और जब मोलिकुलर वेट इंक्रीज है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज है, इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, उसकी सोल्युबिलिटी हो जाती है डिक्रीज। क्या होगी, डिक्रीज। तो हम लिख सकते हैं कि सोल्युबिलिटी होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, वो होती है मोलिकुलर वेट। जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही कम। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, ब्रांचिंग है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमने जो डिस्कस किया वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने जो डिस्कस किया वो किसके बारे में डिस्कस किया, सोल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले अपन इसकी एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ लेंगे कि एसिडिक नेचर कैसे शो की जाती है, कि जहां पे प्लस का इफेक्ट आता है, माइनस का इफेक्ट आता है, प्लस माइनस की वजह से ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क करता है। और कैसे वर्क करता है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के